वेलकम। हम लोग फिर से आ गए हैं आज एक्चुअली हम लोग डिस्कस करेंगे एक बहुत ही छोटे से टॉपिक के बारे में जिसका नाम है वैन हॉफ फैक्टर। आप में से बहुत सारे बच्चे इस चीज़ को पढ़े होंगे पहले भी, और हम इसमें डिस्कस आज ये करेंगे कि क्या क्या चीज़ें वो फैक्टर्स हैं जिनसे वैन हॉफ फैक्टर का इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है। वैन हॉफ फैक्टर है क्या, इन सब बारे में भी डिस्कस करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले अगर देखा जाए सिंपली कि क्या होता है वैन हॉफ फैक्टर, तो 1880 में, ठीक है, 1880 में एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था वैन हॉफ, ठीक है। तो उन्होंने इस फैक्टर को जो है सबसे पहले समझाया था। इन्होंने ये कहा था कि कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है एक्चुअली वो हमेशा उसमें आयंस जो होते हैं यानी जो सॉल्यूट मिलाया जाता है। जैसे हमारा कोई एक कंटेनर है, इस कंटेनर में हमने कोई सॉल्वेंट भर दिया है और जब हम इसमें कोई भी चीज़ घोलते हैं यानी कोई सॉल्यूट हम लोग इसमें घोल रहे हैं तो ये कुछ ना कुछ डिसोसिएट होगा, अपने आयंस में ब्रेक डाउन होगा, जिससे जो हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है, और जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो नॉर्मली कैलकुलेट करेंगे, ऑब्जर्व का मतलब यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल से है, यानी जो हम लोग कैलकुलेट करेंगे या जो ऑब्जर्व करेंगे दे आर नॉट सिमिलर, ज़रूर कुछ ना कुछ वहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा। उस डिफरेंस को अकाउंट करने के लिए, उस डिफरेंस को मेंटेन करने के लिए उन्होंने वैन हॉफ फैक्टर को बनाया जिसको आई से डिनोट करते हैं। जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हैं उनमें सभी में इसका जो है यूज होता है। अगर जनरल टर्म में बताएं तो जनरल टर्म में आप ये कह सकते हैं कि वैन हॉफ फैक्टर यानी आई जो होता है, आई इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन, ठीक है। या फिर आप इसे भी कह सकते हैं, इसको थोड़ा सा और हम आपके लिए सिंपल कर देते हैं। पहले सिंपल भाषा में समझ लीजिए, फिर इसका डिफिनीशन आपको बताते हैं। तो सिंपल भाषा में ये कह सकते हैं कि अगर आपके पास 3 कंटेनर है, जैसे हम ले लेते हैं, एक कंटेनर में हमने ले लिया ग्लूकोज यानी कि C6H12O6, दूसरा कंटेनर हमारे पास है, इस कंटेनर में हमने ले लिया NaCl, तीसरा कंटेनर हमारे पास है, इस कंटेनर में हमने ले लिया CaCl2। अब होगा कि जब आप इसे पानी में घोलेंगे तो ये आयन नहीं बनाता है, कोई आयन फॉर्म नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ पे Na जो है Na प्लस और Cl माइनस में टूट जाएगा, ठीक है। Ca क्या करेगा, तो एक तो Ca2 प्लस बनेगा और दूसरा Cl के 2 आयन बनेंगे। तो इससे हम लोग ये सीखते हैं बच्चों कि अगर आयन नहीं बनता है तो एक्चुअली I इक्वल टू होता है नंबर ऑफ आयंस या नंबर ऑफ डिसोसिएटेड आयंस इन द सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे अब चूँकि इसका कोई आयन डिसोसिएट नहीं हो रहा है, ये जैसा मॉलिक्यूल आपने मिलाया है वैसा का वैसा रह जा रहा है, यानी कि सिंगल आयन यानी सिंगल पार्टिकल। तो यहाँ पे I की वैल्यू हो जाएगी 1, यहाँ पे 2 पार्ट में टूट गया तो यानी कि यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी I इक्वल टू 2। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं 1, 2 और 3, यानी I की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 3। तो ये होता है बेसिक, बहुत ही सिंपल तरीके से वैन हॉफ फैक्टर। लेकिन अब जब आगे जाते हैं, थोड़ा सा अगर क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं तो उस तरीके में हम लोग I की एक अलग तरीके से वैल्यू देखते हैं। वो क्या वैल्यू होती है, थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर रहा हूँ। वो वैल्यू होती है कुछ ऐसे कि I इक्वल टू, ठीक है, I इक्वल टू ऑब्जर्व्ड, ठीक है, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, I इक्वल टू ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी
ठीक है, अपॉन नॉर्मल, यानी कि अब होता क्या है कि स्कूल वगैरह में एनसीपी ओसीपी करके इसे बताते हैं, तो उसको आप अच्छे से समझ लीजिए। नॉर्मल यानी कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ऑब्जर्व्ड का मतलब कि हमने जो एक्सपेरिमेंट से मिला, और नॉर्मल का मतलब कि हमने जो मैथमेटिकली सॉल्व करा। ठीक है, तो अगर हम इसे स्कूल वालों के लैंग्वेज में लिखें तो OCP, ठीक, अपॉन में NCP या फिर CCP। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आई की वैल्यू। ठीक है, अच्छा, ये चीज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है मोलर मास के, यानी कि अगर हम इस चीज़ को मोलर मास के टर्म में लिखेंगे तो फिर यहाँ पे ये हो जाएगा कि I इक्वल टू नॉर्मल मोलर मास, ठीक है, अपॉन में ऑब्जर्व्ड मोलर मास। ठीक है, यहाँ से मिलेगा ऑब्जर्व्ड मोलर मास। जो बच्चे नए नए जुड़ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है थोड़ा सा बोर्ड एग्ज़ाम के प्रति सीरियस हो जाएंगे, और उसी से रिलेटेड ये शॉर्ट वीडियोस हैं जो कि आपको थोड़ी देर में कंफर्म मार्क्स दिलाने की गारंटी देंगी। यानी कि यहाँ से हम लोग जो है जो सीखेंगे उनका बोर्ड एग्ज़ाम में आने की भरपूर चांसेस होंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ से हम सीख पाएंगे कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, अगर इन दोनों चीज़ों को हम लोग मैच कराएं आपस में तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं, हालांकि ये जब आप पढ़े होंगे स्टार्टिंग में तो वहाँ पे सीखे होंगे कि दीज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। ठीक है, ये सब चीज़ें देखिए, छोटी छोटी चीज़ें, इनसे MCQ जो नीट की बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो बोर्ड एग्जाम में प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए MCQ बहुत ही ज़्यादा अच्छे से हो पाएगा। अब आप एक चीज़ सीखिए कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जितनी है, 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आप पढ़े हैं, उनका फॉर्मूला इस चीज़ पे जो है चेंज हो जाता है। चेंज होने का मतलब क्या हुआ भाई? चेंज होने का मतलब कि जैसे हम लोग कल या इससे पहले वाली वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हम लोग पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि P0A माइनस का PA अपॉन में P0A इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ B। ठीक है, ये किसी बाइनरी सॉल्यूशन का है। बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब ये हुआ कि किसी A में हमने केवल किसी B को मिलाया है, दैट इज बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी का मतलब होता है 2, यानी 2 चीज़ों से बना हुआ सॉल्यूशन इज बाइनरी सॉल्यूशन। ये एक्स्ट्रा बातें हो गई। ठीक है, लेकिन अगर हम इसे लिखना चाहें वैन हॉफ फैक्टर के टर्म में तो क्या लिख देंगे? अब ये फॉर्मूला थोड़ा सा जो है चेंज हो जाएगा और ये बन जाएगा P0A माइनस का PA अपॉन में P0A इक्वल टू, अब यहाँ पे लग जाएगी वैल्यू I की इंटू XB। ये जो चेंजेस आ रहा है ये होता है वैन हॉफ फैक्टर से। जैसे ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला आपने पढ़ा है कि पाई इक्वल टू C यानी कि मोलैरिटी, R यानी गैस कांस्टेंट एंड T, ये बदल जाता है पाई इक्वल टू ICRT में। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चों को अक्सर ये कन्फ्यूजन होता है कि वैन हॉफ फैक्टर तो भैया खाली जो है ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए यूज किया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सभी प्रकार के कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में इसका यूज किया जा सकता है। आने वाले चैप्टर्स के आने वाले कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के न्यूमेरिकल्स में इनका भरपूर इस्तेमाल किया जाएगा। अब एक चीज़ और समझिए, यहाँ पे अक्सर I की जो वैल्यू होती है, ये कलर अच्छा लग रहा है, I की जो वैल्यू है वो अगर 1 से ज़्यादा है, अगर I की वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो इससे हम ये सीखेंगे कि भैया
जो सब्सटेंस है वो डिसोसिएट हुआ है, जो सब्सटेंस है वो डिसोसिएट हुआ है, या फिर इसको दूसरे टर्म्स में अगर आप कहना चाहें तो ये कहाँ गए हम लोग, पीछे आ गए। अच्छा, जो सब्सटेंस जो डिसोसिएट हुआ है उसका डिसोसिएशन में, इसको ऐसे समझिए कि आई अगर एक से छोटा है तो डिसोसिएशन में, इन डिसोसिएशन observed molar mass has lesser value than normal। ठीक है, यानी नॉर्मल मोलर मास से जो ऑब्जर्व्ड मोलर मास होगा उसकी वैल्यू कम होगी अगर आई की वैल्यू 1 से ज़्यादा है, और ठीक इसका वाइस वर्सा हो जाएगा। भाई ऑब्वियसली आप डिवाइड करिए। अगर देखिए मैं मोलर मास वाले कॉन्सेप्ट पे जाऊँ, यहाँ पे अगर NCP की वैल्यू इससे ज़्यादा होगी तो ये जब इसे डिवाइड करेगा, यानी अगर इसकी वैल्यू y ले लेते हैं, इसकी वैल्यू x लेते हैं, और अगर हम कहते हैं कि y इज़ ग्रेटर देन x, अगर y इज़ ग्रेटर देन x तो x जब इसे डिवाइड करेगा तो 1 से ज़्यादा वैल्यू आएगी। लेकिन अगर y इज़ स्मॉलर देन x, जो कि हम लोग अभी बात कर रहे हैं, तो क्या होगा बच्चों, तो होगा ये कि 1 से छोटी वैल्यू आएगी। ठीक है, तो हम उसी चीज़ को वहाँ पे टर्म्स में लिख रहे हैं। ठीक, अगर i की वैल्यू 1 से छोटी है तो यहाँ पे एक्चुअली जो है एसोसिएशन हो जाता है। मैं एसोसिएशन और डिसोसिएशन की बात कर रहा हूँ, कभी इस पे एक अलग से डिस्कस कर लिया जाएगा। अभी छोटे से में जल्दी जल्दी समझ लेते हैं। यहाँ पे ऑब्जर्व्ड मोलर मास की जो वैल्यू होगी वो मोर देन हो जाएगी नॉर्मल। ठीक, एक चीज़ और, एक फॉर्मूला समझिए आप, एक कॉन्सेप्ट आता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इसको आप, इसका फॉर्मूला एक्चुअली होता है, इसको डिनोट करते हैं हम लोग अल्फ़ा से। किससे डिनोट करते हैं? अल्फ़ा से। और अल्फ़ा की वैल्यू होती है अल्फ़ा इक्वल टू आई माइनस का 1 अपॉन में n माइनस का 1। कहीं कहीं पे इसे z माइनस 1 भी दिया हुआ है, दोनों बातें एक ही हैं। यहाँ पे कौन सी चीज़ क्या है भाई? तो यहाँ पे अल्फ़ा है ऑब्वियसली डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, आई क्या है? वैन हॉफ फैक्टर, और यहाँ पे n क्या है भैया? तो ये है नंबर ऑफ आयंस आफ्टर डिसोसिएशन। नंबर ऑफ आयंस आफ्टर डिसोसिएशन, यानी कि जब पार्टिकल्स टूटा, स्टार्टिंग वाले पेज में हम लोग देखेंगे कि जब पार्टिकल्स टूटा तो वो जैसे NaCl में, जब NaCl डिसोसिएट होगा तो ये Na प्लस और Cl माइनस में ब्रेक डाउन हो जाएगा। जैसे कि CaCl2 लिया था हमने, तो Ca2 प्लस एंड दो थे अलग अलग Cl, यानी कि यहाँ पे n बराबर 3 और यहाँ पे Cl बराबर NaCl यानी कि 2 अलग अलग। अब यहाँ पे जो है इसे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कई बार इसे भी कैलकुलेट करने के लिए आता है, ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। एक कॉन्सेप्ट आता है बच्चों डिग्री ऑफ एसोसिएशन का भी। डिग्री ऑफ एसोसिएशन में क्या होता है उसको देख लेते हैं। वीडियो 15 मिनट की होने जा रही है, सो इसमें सिर्फ हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मूला। अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे न्यूमेरिकल्स। ठीक है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन इसमें फटाफट मैं बता दे रहा हूँ। इसमें अल्फ़ा इक्वल टू होता है 1 माइनस आई अपॉन में 1 माइनस 1 अपॉन में n। अब इसको कुछ लोग बच्चे सॉल्व भी कर लेंगे, कर सकते हैं आप लोग, क्या ही फ़र्क पड़ता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बन जाएगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल आप लोग देख लेंगे जो कि
एक छोटा सा एग्जांपल आप लोग देखेंगे जो कि रिलेट करेगा वैन हॉफ फैक्टर के न्यूमेरिकल से रिलेटेड होगा। तो एक एग्जांपल देखते हैं। मैंने इसे पीडीएफ में अटैच नहीं किया है तो मैं लिख दूंगा अच्छी राइटिंग में। क्वेश्चन ध्यान देंगे, लिखा हुआ है द ऑस्मोटिक प्रेशर, द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 0.01 molar solution, the osmotic pressure of 0.01 molar solution of an electrolyte is found to be is found to be 0.65 atmospheric at 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, कैलकुलेट द वैन हॉफ फैक्टर, कैलकुलेट द वैन हॉफ फैक्टर। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चों एक बार अक्सर बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाती है कि डेटा तो इसने दिया है ऑस्मोटिक प्रेशर का, हमसे वैन हॉफ फैक्टर पूछ रहा है भैया, ये क्या समस्या है। तो इन सब समस्याओं से लड़ने का एक ही उपाय है कि आप यह समझे कि ऑस्मोटिक प्रेशर अपने आप में एक कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है और कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी में वैन हॉफ फैक्टर का इस्तेमाल हो सकता है या होता ही है। तो सबसे पहले जो गिवन है, हमने मेथड नहीं भूलना है, मेथड को फॉलो करना है। ऑस्मोटिक प्रेशर को डिनोट करते हैं पाई से और ये दिया हुआ है 0.65 एटमॉस्फेरिक। यूनिट्स पे भी ध्यान रखना है, पास्कल में भी दिया होता है, अलग अलग यूनिट्स होती हैं। इसके बाद हम यहाँ पे हमें दिया हुआ है C यानी कि मोलैरिटी। कैसे पहचाने हम पहचानेंगे यहाँ से, ये दिया हुआ है 0.01 और मोलैरिटी की वैल्यू होती है मोल पर लीटर। इसके बाद हमें दिया हुआ है टेम्परेचर जो कि दिया है 27 डिग्री सेल्सियस। इसे हम कन्वर्ट कर लेंगे जो है केल्विन में, तो ये हो जाएगा 27 + 273 दैट मीन्स 300 केल्विन। इसके अलावा फॉर्मूले में R भी होना चाहिए। अगर यहाँ पे एटीएम दिया हुआ है, वैल्यू लीटर में है, तो R की वैल्यू होती है 0.0821। ठीक है, इन सभी वैल्यूज़ को पुट करेंगे फॉर्मूले में। कहाँ फॉर्मूले में? तो पाई = ICRT। अब इसके बाद ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ ये हमारा फॉर्मूला है ऑस्मोटिक प्रेशर का। अब हम इसे जब सॉल्व करेंगे तो वैल्यूज पुट करेंगे, तो 0.65 देख लेंगे आप लोग = I × C की वैल्यू 0.01 × 300 टेम्परेचर पहले लिख दिया, मिटा देते हैं। ठीक है, × 0.0821 × 300 केल्विन। अब यहाँ पे I = सभी चीज़ को इधर ले आ देंगे, तो लगभग हमें वैल्यू जो मिलेगी वो मिलेगी 0.65/0.01। अब जिसको लग रहा है कि इधर 300 है तो बहुत छोटा है, लेकिन ये भी तो मल्टीप्लाई होगा, बहुत छोटी वैल्यू हो जाएगी और ये हो जाएगी 0.082 × 300। मेरे पास कैलकुलेटर बच्चों, आप लोगों को कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तो ये बनेगा I = 2.639। अब बच्चों सभी लोग ध्यान देंगे, I की वैल्यू 1 से बड़ी है, दैट्स वाई ये जब 1 से बड़ी होती है यानी कि यहाँ पे डिसोसिएशन हो रहा है, यानी कि सॉल्यूट
goes through dissociation इन सॉल्यूशन में जब सॉल्यूट मिलाएंगे तो टूटेगा। ओके, तो उम्मीद है आप लोग समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।